हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं, क्योंकि आपका आईटीआई का एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है और आप सभी का आईटीआई का एग्जाम जैसे कि पता है कि 5 सितंबर से होने वाली है, तो बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। तो हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और इसी मुताबिक आप अपना तैयारी भी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर का यह 2017 और 16 का क्वेश्चन है, जो कि आप देख लेंगे और देखने के बाद आपको यह भी पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछता है आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और सबसे पहले आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे ताकि वह भी लाइव सेशन में जुड़ जाएं। चलिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया है, जिसका आंसर आप सभी को पता हो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि आपका तैयारी कैसे चल रहा है। तो चलिए यहाँ पर आ गया है प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी निकाय द्वारा कार्य करने की दर कहलाती है। तो किसी निकाय द्वारा कार्य करने की दर क्या कहलाती है, यह आप सभी का 2017 का प्रश्न है। इसका आंसर आप सभी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। बताते चलिए सभी के आंसर, जो भी आंसर आप सभी को पता हो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करते जाइए। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा तो याद कर ले, नहीं पता हो तो याद कर ले इसका शक्ति। किसी निकाय द्वारा कार्य करने की दर को क्या कहलाता है, तो शक्ति कहलाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा तरंग है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो यहाँ पर 4 तरंगों का दिया गया है नाम। ध्वनि तरंग, बी में दिया है उष्मीय तरंग और सी में दिया है वायु तरंग और डी में दिया है एक्स किरणें। तो ये कौन सा तरंग है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को याद नहीं हो तो याद कर ले, जो कि ध्वनि तरंग है और विद्युत का चुंबकीय तरंग नहीं है। इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी है जो कि विद्युत का चुंबकीय तरंग है। चलिए इसका अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रयोगशाला में एक सरल लोलक 30 बोतल प्रति सेकंड कर रहा है, तो उसमें उत्पन्न तरंगे क्या होगी। तो यदि प्रयोगशाला में एक सरल लोलक 30 दोलन प्रति सेकंड कर रहा है तो इसमें उत्पन्न तरंगे क्या होगी। तो इसका राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है, बी नंबर ऑप्शन ध्वनि तरंगे होंगी। इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न क्या है कि किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में जो कि गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, जो इसका आंसर पता हो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। तो इसका राइट आंसर अगर याद नहीं हो तो याद कर लें, किसी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा क्या कहलाता है, तो ध्वनि की तीव्रता कहलाता है। मैं बार बार प्रश्न को इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि ताकि आप सभी को याद नहीं हो तो यहीं पर याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न क्या कर रहा है कि ध्वनि तरंगे वायु में, ध्वनि तरंगे वायु में क्या होती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है मगर इसमें से राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सभी को याद कर लेना है, ध्वनि तरंगे वायु में अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि तरंगे वायु में क्या होती है, तो अनुदैर्ध्य होती है, अनुप्रस्थ नहीं होती। अनुप्रस्थ नहीं होती है, क्या होती है, अनुदैर्ध्य होती है। इसका यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है कि अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती है। अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती है क्या, ठोस तथा द्रव में, या बी में दिया है ठोस तथा गैस में और सी में दिया है गैस तथा द्रव में और डी में दिया गया है ठोस, द्रव एवं गैस सभी में। तो किसमें अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती है। इसका आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इसका आंसर आप सभी को याद कर लेना है, ए नंबर ऑप्शन अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती है तो ठोस तथा द्रव में उत्पन्न की जा सकती है। इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो चलिए फिर इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी का कृतीय चिन्ह होता है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी का कृतीय चिन्ह पूछ रहा है, क्या होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, या स्थिर पर निर्भर करता है, स्थिति पर निर्भर करता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका क्या राइट आंसर होगा, तो आप सबको याद कर लेना है। इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन अवतल लेंस की फोकस दूरी कृतीय चिन्ह में होता है क्या, तो ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को याद कर लेना है। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न क्या है कि अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, क्या सीधा बनाता है, वास्तविक बनाता है और बड़ा बनाता है, क्या सीधा आभासी और छोटा बनाता है, क्या उल्टा वास्तविक छोटा बनाता है, और यहाँ पर दिया गया उल्टा आभासी और बड़ा बनाता है, क्या बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपके सामने यहाँ पर चारों ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन मैंने बोल दिया। इसका आंसर जो भी होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसे है।
तो अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो कैसे बनाता है, तो सीधा बनाता है, आभासी बनाता है और छोटा बनाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो ही जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर बनता है, 4 विकल्प दिया गया है। ए में बोल दे रहा हूँ, यहाँ पर कर्निया दिया गया है, बी में दिया गया है आइरिस पर, और सी में दिया गया है पुतली पर, और डी में दिया गया है रेटिना पर। तो मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो किस पे बनता है, तो आपके सामने चारों विकल्प दिया गया और चारों का आंसर आपके सामने है। जो इसका राइट आंसर होगा वही करना होगा। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन याद कर लेना है अगर याद नहीं हो तो। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना पर बनता है। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या कर रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर बिंदु स्थित होता है। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है, कितना पर होता है, 25 सेमी पर होता है, या 25 सेमी से कम दूरी पर होता है, अनंत पर होता है, अनंत से कम दूरी पर होता है। तो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है, अनंत से कम दूरी पर होगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित क्या होगा, तो अनंत से कम दूरी पर होगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर है, विद्युत ऊर्जा तुल्य है। तो विद्युत ऊर्जा तुल्य किसके है, तो इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा, क्या होगा, VIT होगा। चलिए यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, वाट होता है या जूल होता है, वाट या जूल होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, चारों में से आपको जो भी पता हो तो आंसर कीजिए। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें से कोई भी प्रश्न में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या डाउट हो तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जरूर बताने की कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं कि 2017 में आप सभी का प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रतिवर्ष 1 दिसंबर किसको सूचित करने के लिए मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को किसको सूचित करने के लिए मनाया जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पर है कि प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को किसको सूचित करने के लिए मनाया जाता है। तो विश्व आवास दिवस को मनाया जाता है, या विश्व बाल दिवस को, या विश्व एड्स दिवस को, या संयुक्त राष्ट्र दिवस को। तो चलिए इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है, और एक काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। तो इसका आंसर देखते हैं सबसे पहले कमेंट सेक्शन में कौन कर पाते हैं। हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं और देखते हैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कौन कर पाते हैं। आई होप कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को किसको सूचित करने के लिए मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो आप सभी को बताना है कि आवास दिवस कब मनाया जाता है, बाल दिवस कब मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है और चारों में से राइट आंसर होगा। आप सभी को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 12,750 किमी पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग है। चलिए इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। प्रश्न क्या कर रहा है कि संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों का प्रतिबंधित करता है। यहाँ पर प्रश्न क्या है कि संविधान का वह कौन सा भाग है, आप प्रश्न को ध्यान से देखिए, कि जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों का प्रतिबंधित करता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, चारों इंपॉर्टेंट है और ऐसा ही आप सभी को प्रश्न पूछने वाला है। तो चलिए इसका आंसर जो भी पता होगा कमेंट सेक्शन में कीजिए, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखते हैं इसका आंसर कौन कमेंट सेक्शन में पहले कर पाते हैं। तो आई होप कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। जो कि संविधान का प्रस्तावना आप सभी को पता ही होगा, इसी को संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य के प्रतिबंधित करता है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कर रहा है कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। तो सौर पृष्ठ पर लगभग कितना
तापमान होता है यहाँ पर सेल्सियस में दिया गया है। आप सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। तो इसका आंसर आप सबको याद कर लेना है, नहीं पता है तो 6000 सेल्सियस होता है। सौर पृष्ठ पर लगभग तापमान 6000 सेल्सियस होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, किस इतिहासकार को इतिहास का पिता कहा जाता है? तो किस इतिहासकार को इतिहास का पिता कहा जाता है? चारों का नाम दिया गया है और आप सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। तो चलिए देखते हैं कौन कर पाते हैं इसका भी आंसर। आई होप कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। हेरोडोटस थे जो कि इतिहास के पिता इन्हें कहा जाता था। इसका यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा न तत्व है ना ही यौगिक है? तो ना ही तत्व है और ना ही यौगिक है। तो क्या जल है, क्या यहाँ पर वायु है, यहाँ पर वायु दिया गया है, यहाँ पर जल दिया गया है, क्या पारा है या सोडियम क्लोराइड है? ना ही तत्व है और ना ही यौगिक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। ऐसा प्रश्न पूछेगा तो आप सब अच्छी तरह से टिक तो जरूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो जाएगा बी ए नंबर ऑप्शन, वायु है जो कि ना तत्व है ना ही यौगिक है। तो इस क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस ब्रिटिश गवर्नर ने सहायक संधि प्रणाली की नीति अपनाई थी? तो किस ब्रिटिश गवर्नर ने सहायक संधि, जो कि आप सभी ने सुना होगा, इसकी प्रणाली की नीति अपनाई थी? तो चलिए यहाँ पर 4 नाम दिया गया है। चारों में से आप सभी को जो भी राइट आंसर लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सभी का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है, तभी हमें पता चलेगा कि कौन कैसे तैयारी कर रहे हैं और हमारा भी आप सभी के साथ साथ तैयारी भी हो जाएगा। तो चलिए, किस ब्रिटिश गवर्नर के शासक संधि में सहायक संधि में संधि प्रणाली की नीति अपनाई गई थी? चलिए चारों विकल्प आपके सामने हैं, जो भी आंसर पता हो कमेंट सेक्शन में बताते चलिए। तो इसका राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है, बी नंबर ऑप्शन, वेलेजेली थे जो कि सहायक संधि प्रणाली की नीति अपनाई थी। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छी तरह से देख ले, याद कर ले। चलिए यहाँ पर बड़ा लंबा सा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह एक वस्तु है जिसके सशक्त गुरुत्वाकर्षणीय क्षेत्र के कारण प्रकाश का भी उसकी सतह से पलायन नहीं हो सकती? प्रश्न फिर से पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वह एक वस्तु है जिसके सशक्त गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण प्रकाश का भी उसकी सतह से पलायन नहीं हो पाता है? तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप सभी को याद कर लेना है। इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन, जो कि कृष्ण वेकर हैं, जो ब्लैक होल के नाम से आप सभी को पता होगा, यही है इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय शस्त्र अधिनियम किस अंग्रेजी गवर्नर के काल में बनाया गया था? तो भारतीय सशस्त्र शस्त्र अधिनियम किस अंग्रेजी गवर्नर के काल में बनाया गया था? यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, चारों इंपॉर्टेंट है, मगर इसका जो राइट आंसर होगा वही ना कमेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर राइट कौन कमेंट सेक्शन में करते हैं। तो भारतीय शस्त्र अधिनियम किस अंग्रेजी गवर्नर के काल में बनाया गया था? तो लिटन थे जो इनके काल में बनाया गया था। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो ही जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या करा है कि देवपुत्र की उपाधि किस वंश के शासकों द्वारा प्रयोग में किए जाते थे? देवपुत्र की उपाधि किस वंश के शासकों द्वारा प्रयोग किए जाते थे? क्या मौर्य वंश के, या कर्ण वंश के, या कुषाण वर्ग के, या शुंग वंश के? किसके वंश के? तो इसका राइट आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सबका आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिए, गलत या सही जो भी हो उसका आंसर कमेंट सेक्शन में करने की कोशिश जरूर कीजिए। तो इसका राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है, सी नंबर ऑप्शन, कुषाण काल के शासक थे जो कि देवपुत्र की उपाधि प्राप्त किए हुए थे। चलिए इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि रबड़ के व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग शामिल है? तो रबड़ के व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग शामिल है? यहाँ पर दिया गया गंधक, कार्बन, फास्फोरस और सिलेनियम। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते हैं इसका आंसर कौन सबसे पहले कमेंट सेक्शन में कर पाते हैं। तो आई होप कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। रबड़ के व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग शामिल है? तो गंधक का प्रयोग बिल्कुल शामिल है। इसका ई नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद नहीं हो तो याद कर ले। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को याद कर लेना है। इसका राइट आंसर अगर याद नहीं हो तो डी नंबर ऑप्शन, मटर है जो कि
फसल मृदा को नाइट्रोजन के भरपूर कर देती, यानी नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर कर देती है, यानी मटर है, जो कि इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो इन सभी प्रश्नों में से आपको कहीं पर भी डाउट हो तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए और अपना यहाँ पर और सभी का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ गया। प्रश्न क्या कर रहा है, तो आपके सामने प्रश्न यह है कि संविधान अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस अभियान से हुई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस अभियान से हुई थी। तो यहाँ पर दिया गया है वन आंदोलन से, दांडी यात्रा से, कर बंदी से या असहयोग से। तो आपके सामने चारों विकल्प दिया गया है, चारों का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में जो आंसर पता होगा वहीं आप कमेंट सेक्शन में कीजिए और वो भी सही आंसर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन कमेंट सेक्शन में पहले कर पाते हैं। तो देखिए इसका आंसर सबसे पहले कौन कमेंट सेक्शन में पहले कर पाते हैं। तो आई होप कि आप सबने इसका आंसर कर दिया होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस अभियान से शुरू हुई। तो दांडी यात्रा अभियान से शुरू हुई। इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो ही जाएगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है और नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न है कि खुजली का रोग स्केबिज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो खुजली का रोग स्केबिज के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर चार विकल्प दिया गया, चारों इंपॉर्टेंट है, मगर इसमें से जो राइट आंसर होगा वहीं आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए इसका राइट आंसर याद कर लेना है, कवक या फंगस लिखा होगा, इसे आप याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्राकृतिक में विद्युत चुंबकीय होता है। तो निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन प्राकृतिक में विद्युत चुंबकीय होता है। तो यहाँ पर चार विकल्प दिया गया, चारों इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या होगा देखिए आप, और इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट सेक्शन में जरूर करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, डी नंबर ऑप्शन आप सभी को याद कर लेना है। एक्स किरणें एवं गामा किरणें होती है जो कि यहाँ पर प्राकृतिक में विद्युत चुंबकीय होती है। इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो ही जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है कि इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है। तो इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है। चार जगहों का नाम दिया गया और चारों में से राइट आंसर बताना है, इसका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है, डी नंबर ऑप्शन। इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है। तो मुंबई में स्थित है। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो आपके सामने चार विकल्प दिया गया है और इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जैसे कि यहाँ पर साइंस से भी क्वेश्चन था, यहाँ पर आप सभी का पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन है और यहाँ पर बायोलॉजी से भी क्वेश्चन। देखिए बहुत सारा इसमें क्वेश्चन मिक्स है। तो इसी प्रकार आप सभी का एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में है आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। तो आई होप कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिए होंगे। तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 4 में अंकित है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी खेल अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल की प्रतियोगिता घास के मैदान पर की जाती है। यहाँ पर चार विकल्प दिया गया है, चारों इंपॉर्टेंट है, मगर इसमें से राइट आंसर जो होगा आप सभी कमेंट सेक्शन में करना है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है, विलंबन, जो कि इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। विलंबन जो इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो निम्नलिखित में से कौन एक सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो चार विकल्प दिया गया है और चारों विकल्प आपके सामने है। जो इसका राइट आंसर होगा कमेंट सेक्शन में बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो यहाँ पर चार विकल्प दिया गया, इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या होगा। तो कौन सा सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो गैनीमीड है जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो सूर्य का रासायनिक मिश्रण होता है उसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितना होता है। आपके सामने चार विकल्प दिया गया है और चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर अगर याद नहीं हो तो याद कर ले, ए नंबर ऑप्शन
सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? तो 71% होता है। इसका ए नंबर ऑप्शन इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न क्या कर रहा है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास के कितना कम है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास के कितना कम है? यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, चारों इंपॉर्टेंट है। जो राइट आंसर होगा कमेंट सेक्शन में बताइए। हम देखते हैं सबसे पहले इसका कमेंट सेक्शन में आंसर कौन कर पाते हैं। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास के कितना कम है? तो 43 किमी कम है। इसका यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2017 में आप सभी का कैसे क्वेश्चन पूछा था। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अभी जिन्होंने लाइक नहीं किया तो प्लीज आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न क्या है कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल था। तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल क्या है? यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, चारों में से जो राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल कहाँ था? तो नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल खेला गया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि गिल्म्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, गिल्म्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो देखते हैं इसका आंसर कौन कमेंट सेक्शन में कर पाते हैं। तो इसका गिल्म्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ग्रहण किए गए। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण किए गए कहाँ से? तो ब्रिटेन से किया गया है, या आयरलैंड से किया गया है, पूर्व सोवियत संघ से, या फ्रांस से। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को पता होगा। इसका जो भी राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिए। तो आई होप कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। इसका राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है, बी नंबर ऑप्शन। क्या याद कर लेना है? बी नंबर ऑप्शन। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो कहां से? तो आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या करेगा कि केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण संस्थान कहाँ स्थित है? यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, जैसे कि चारों जगह का नाम दिया गया। चलिए इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट सेक्शन में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या करा कि गांधी जी ने किस प्रस्ताव का उत्तर तिथीय चेक कहा था? तो किस प्रस्ताव को यहाँ पर दिया गया? 4 प्रस्तावों का नाम दिया गया। गांधी जी ने किस प्रस्ताव को उत्तर तिथीय चेक कहा था? तो आपके सामने चारों ऑप्शन दिया गया है। जो राइट आंसर आपको लग रहा होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने उत्तर तिथीय चेक कहा था। इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या करा है कि भारत के किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से फलस्वरूप, भारत के किस समाज सुधारकों के प्रयत्नों के फलस्वरूप सती प्रथा और गैर कानूनी घोषणा किया गया? सती प्रथा को गैर कानूनी घोषणा किया गया। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, जैसे में दिया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा, बी में दिया गया स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, सी में दिया गया स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, और डी में दिया गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा। तो सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किसने किया था? तो चलिए इसका राइट आंसर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है। देखते हैं इसका आंसर कौन कमेंट सेक्शन में कर पाते हैं, क्योंकि सभी को पता होना चाहिए। तो आई होप कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। जो सती प्रथा को कानून का विरोध किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। इन्होंने ही बताया था यह गैर कानूनी है, तो इन्हीं के द्वारा सती प्रथा हटाया गया था। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। तो हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने वाला जो कि प्रयुक्त गैस है क्या? तो इसका 4 विकल्प दिया गया है। चारों में से जो राइट आंसर होगा आपको लगता है इसका आंसर यह होगा, कमेंट सेक्शन में कीजिए उसका आंसर। तो हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस क्या है? तो एसिटिलीन है, जिसके प्रयोग से हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या करा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात किस नेता ने अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी? तो 1857 के विद्रोह के पश्चात किस नेता को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी? नाना साहब को यहाँ पर दिया गया, तात्या टोपे को, और खान बहादुर खान को, और यहाँ पर दिया गया कुंवर सिंह को। तो किनको 1857 के विद्रोह के पश्चात
उन्हें अंग्रेजों के द्वारा फांसी मिल गई थी। तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता हो तो याद कर ले। तात्या टोपे थे जिन्हें 1857 के विद्रोह के पश्चात उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, चारों इंपॉर्टेंट है। जो इसका राइट आंसर आप सभी को लगता है उसका कमेंट सेक्शन में कीजिए। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो आप सभी को पता होना चाहिए सी में, अनुच्छेद 36 से 51 में यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या करेगा, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। तो निम्नलिखित में से कौन तारा है, चंद्रमा है, शुक्र है, पृथ्वी है या सूर्य है। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी का कमेंट का इंतजार है, कमेंट कीजिए। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन कमेंट सेक्शन में कर पाते हैं। तो आई होप कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, तो सूर्य है जो कि एक तारा है। इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। विंबलडन में महिलाओं का एकल मोर्चा की 9 बार चैंपियन रही महिला खिलाड़ी कौन है। तो विंबलडन में महिलाओं के एकल मंचों में 9 बार जो कि चैंपियन रही वो खिलाड़ी कौन है। यहाँ पर 4 खिलाड़ियों का नाम दिया गया है, चारों में से जो आंसर होगा कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका राइट आंसर आप सभी को डी नंबर ऑप्शन याद कर लेना है। मार्टिना नवरातिलावा थे जो कि 9 बार चैंपियन रही। चलिए इसका यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 1 मई को कहा जाता है। तो 1 मई को क्या कहा जाता है, आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। जैसे ए में दिया गया है पर्यावरण दिवस, बी में दिया गया है मातृ दिवस, सी में दिया गया मजदूर दिवस और डी में दिया गया हिंदी दिवस। तो 1 मई को क्या कहा जाता है, काफी सिंपल सा प्रश्न है और आप सभी को पता ही होगा। देखते हैं सबसे पहले कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कौन कर पाते हैं। तो 1 मई को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसे आप सब याद कर ले, मजदूर दिवस के रूप में जाना जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस। तो आप सभी को बताना है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, मातृ दिवस कब मनाया जाता है और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि गैमीवट शब्द का निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है। तो गैमीवट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है, यहाँ पर प्रश्न है और इसका आंसर आप सभी को बताना है। तो गैमीवट शब्द है जो कि शतरंज से जुड़ा हुआ है। इसका यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन याद कर लेना है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न क्या करेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए ग्रहों का उनके आयाम यानी व्यास के बढ़ते हुए क्रम में आप सभी को बताना है। तो बढ़ते हुए क्रम में इसका आंसर बताना है। इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा समय दे रहे हैं। वीडियो को थोड़ा सा आप पॉज कीजिए, यानी वीडियो को रोकिए, रोककर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते हैं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कौन अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो हम वीडियो को रोकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। तो आई होप कि आप सभी ने इसका आंसर बता दिया होगा। यहाँ पर ग्रहों को उनके आयाम यानी व्यास के बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो इसका यहाँ पर याद कर लीजिएगा। सबसे पहले बुध होगा, उसके बाद मंगल होगा, शुक्र होगा, पृथ्वी होगा, उसके बाद यूरेनस होगा। यानी इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसा प्रश्न काफी आप सभी को ITI एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये रहा आप सभी का 50+ क्वेश्चन जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये 2017 और 16 से लिया गया क्वेश्चन है, जो कि आप सभी को पता चलेगा कि आपके ITI एंट्रेंस एग्जाम में यानी ITI प्रतियोगी परीक्षा में कैसा आप सभी का प्रश्न रहने वाला है। कुछ इसी प्रकार का आप सभी का पैटर्न रहने वाला है, जो कि यह न्यू बुक से लिया गया है। और आप सभी का पैटर्न कुछ इसी प्रकार का रहने वाला है। फिर नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट ईयर का जो कि 2019 या 18 का आप सभी के लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो इसी टाइम आप जुड़ना ना भूलें। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी आपका लाइव सेशन चलाया जाए, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल ही कम है और इसे आप देखकर अपना थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना प्रयास कर सकते हैं, यानी यहाँ पर अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो यही था आप सभी के लिए क्वेश्चन। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन पूछिए, हम बताने की जरूर कोशिश करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और तब फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।